बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 19 जून 2024। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपके लिए एक जरूरी सूचना है। सूचना ये है कि केडीबी लाइव का ऐप आ चुका है। आप केडीबी लाइव ऐप के माध्यम से पूरे बिहार की खबरों को देख सकते हैं। केडीबी लाइव ऐप को इंस्टॉल करने के लिए आप प्ले स्टोर में जाइए, सर्च कीजिए केडीबी लाइव, आ जाएगा, उसको इंस्टॉल कीजिए और पूरे बिहार की किसी भी खबरों को 1 मिनट से भी कम समय में देखिए। तो चलिए बात करते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों आज सबसे पहले बात करेंगे कि बिहार में एक और पुल उद्घाटन से पहले नदी में समा गया है। जी हाँ, अररिया के सिकटी में बकरा नदी पर बने इस पुल की लागत 12 करोड़ रुपए थी। बताया जा रहा है कि पुल के 3 पिलर अचानक से धंस गए, जिससे ये पुल भर भरा करके नीचे गिर गया। जब पुल की लंबाई करीब 100 मीटर थी। जब पुल के गिरने का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हाल ही में पुल के अप्रोच बहाल करने के विभाग की ओर से कवायद शुरू की गई थी, लेकिन उससे पहले ही पुल ध्वस्त हो गया। ये पहली बार नहीं है जब बिहार में कोई भी पुल शुरू से होने से पहले ही धराशायी हो गया हो। इससे पहले 2023 में जून महीने में 1700 करोड़ रुपए की लागत वाला भागलपुर के सुल्तानगंज में गंगा नदी पर बन रहा पुल पानी में समा गया था। इसके अलावा 22 मार्च 2024 को बिहार के सुपौल में केंद्र सरकार की सबसे बड़ी महत्वाकांक्षी भारतमाला योजना के तहत कोसी नदी पर बकोर से भेजा घाट पुल का निर्माणाधीन हिस्सा गिर गया था। भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत करीब 1200 करोड़ की लागत से सबसे लंबा पुल बनाया जा रहा था, जिसे दिसंबर 2024 तक बन जाना था। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19 जून को बिहार के नालंदा यूनिवर्सिटी के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी के आगमन के पहले एसपीजी पहुंच गई है। जब प्रधानमंत्री का हवाई जहाज गया में लैंड करेगा, जहां से वे राजगीर पहुंचेंगे। सबसे पहले 9:45 पर प्राचीन नालंदा यूनिवर्सिटी के भग्नावशेष देखने नालंदा आएंगे। इसके बाद नालंदा यूनिवर्सिटी जाएंगे। नालंदा यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर के प्रोफेसर अभय कुमार सिंह ने बताया है कि ये हमारी यूनिवर्सिटी के लिए बहुत बड़ी यादगार क्षण होगा। ये हमारे लिए उत्सव जैसा है। जब पीएम के आगमन को लेकर के राजगीर में सुरक्षा के लिहाज से हेलीकॉप्टर से रिहर्सल किया गया। एसपीजी के अधिकारी चप्पे चप्पे की जांच कर रहे हैं। अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेहद करीबी जदयू नेता और सीतामढ़ी के नवनिर्वाचित सांसद देवेश चंद्र ठाकुर के बयान के बाद सियासी गलियारों में बवाल मच गया है। जब सीतामढ़ी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि यादवों और मुसलमानों का चाय नाश्ता तक स्वागत है, लेकिन उनका कोई भी काम नहीं करूंगा। जब सीतामढ़ी के नवनिर्वाचित सांसद देवेश चंद्र ठाकुर यहीं पर नहीं रुके। उन्होंने दो टूक अंदाज में कहा कि यादवों और मुसलमानों का काम अब नहीं करेंगे, किसी भी कीमत पर हम इन दोनों का काम नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने वोट नहीं दिया। चाय नाश्ता तक उनका स्वागत है, लेकिन उनका कोई भी काम नहीं करूंगा। दरअसल देवेश चंद्र ठाकुर सीतामढ़ी में थे जब केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए की नई सरकार बनने के बाद उनके आगमन पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें देवेश चंद्र ठाकुर ने क्षेत्र के लोगों को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत रूप से सबसे ज्यादा यादव और मुसलमान समाज का काम किया, लेकिन उन्होंने मुझे वोट नहीं दिया। अब उनसे चाय नाश्ता तक साथ रहेंगे, उसका संबंध रहेगा, उनका कोई भी काम नहीं करेंगे। देवेश चंद्र ठाकुर यहीं पर नहीं रुके। उन्होंने एक वाकये की चर्चा की और कहा कि एक मुस्लिम समाज के एक व्यक्ति कल सुबह मिलने आए थे। जब बेचारा का दुर्भाग्य था कि पहली बार मेरे पास आया, जब कुछ काम कराने आया था, जब आदमी शरीफ था। मैंने कहा कि आप शायद पहली बार आए हैं, तो फिर बोला है कि हाँ पहली बार ही आए हैं। जब हमने कहा कि अभी अभी जो वोट हुआ है उसमें लालटेन को ही वोट दिया होगा, तो उन्होंने कहा कि जी सर लालटेन को ही वोट दिया। तो हमने कहा कि फिर भी आप हिम्मत करके मेरे पास आए हैं, तो फिर घबरा गया। इसके बाद मैंने पूछा है कि किस विचार से आए हैं। आप पहली बार आए हैं इसलिए आपको कम बोल रहा हूँ, या नहीं तो मैं छोड़ता नहीं हूँ किसी को। पहली बार आए हैं इसलिए चाय मिठाई मंगाता हूँ, जब फिर आपको दुआ सलाम करके खुदा हाफिज कर दूंगा, यहाँ से भगा दूंगा। काम मैं आपका बिल्कुल नहीं करूंगा। मेरे लिए आप तीर दबाते तो फिर आपको उस तीर में नरेंद्र मोदी का चेहरा दिखाई देता, इसलिए आपने लालटेन दबाया। अगर ये बात है तो फिर मैं आपके चेहरे पर लालटेन और लालू जी का चेहरा क्यों नहीं देखूं, जब मैं आपका काम नहीं कर सकता। सीतामढ़ी के नए सांसद देवेश चंद्र ठाकुर यहीं पर नहीं रुके। उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए आगे भी भड़ास निकाली। उन्होंने कहा कि 70 सालों के जीवन में पहली बार इस तरीके का काम किया है और आगे भी करते रहेंगे। सभी यादव और मुसलमान मित्रों का स्वागत है, वे आएँ, चाय पिए और मिठाई खाएं, लेकिन काम के बारे में सोचे भी मत। काम बिल्कुल भी नहीं करेंगे मुसलमानों का और यादवों का।
बिहार के पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत रुपौली विधानसभा उपचुनाव को लेकर के पूर्व विधायक बीमा भारती ने एक बार फिर से अपना दावा ठोक दिया है। आरजेडी नेता बीमा भारती आज टिकट की आस में सीधे राबड़ी आवास पहुंची और पार्टी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और फिर तेजस्वी यादव से मुलाकात की। मुलाकात के बाद जब बीमा भारती बाहर निकली तो फिर चेहरे पर मुस्कान थी, जिससे पता लग रहा था कि सब कुछ ऑल इज वेल है। जब मीडिया से मुखातिब होते हुए बीमा भारती ने कहा कि वे किसी भी हालात में रुपौली सीट नहीं छोड़ेंगी। उन्होंने कहा कि उनके परिवार का ही कोई सदस्य चुनाव लड़ेगा। इसके साथ ही बीमा भारती ने कहा कि कहीं कोई भी दिक्कत नहीं है। इस सीट से वे कई बार विधायक भी रही है, ऐसे में उनका स्वाभाविक दावा भी बनता है। जहां तक लोकसभा चुनाव में हार का सवाल है तो लोकसभा और फिर विधानसभा का चुनाव बिल्कुल भी अलग होता है। बीमा भारती ने कहा है कि पार्टी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी से बात हो गई है, यह शाम को दोबारा आकर के आरजेडी का सिंबल ले जाएंगे। उन्होंने कहा कि या तो वे खुद उम्मीदवार होंगी या फिर उनके पति अवधेश मंडल रुपौली से चुनाव लड़ेंगे। दोस्तों, इन दिनों नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के राजनीति में आने की संभावना दिख रही है। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री हो सकती है। इन दिनों जो चर्चा जोर से चल रही है वो ये है कि बिहार की राजनीति में सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत की एंट्री होगी कि नहीं। वहीं पर बिहार के सियासी गलियारों में इसको लेकर के अटकलें भी तेज हो गई है। हालांकि इन अटकलों को बढ़ावा तब मिला जब जदयू की अंदरूनी कनाफूसी बाहर निकल आती है। वहीं पर सूत्रों के मुताबिक पार्टी के कई बड़े नेता ये चाहते हैं कि निशांत को राजनीति में कदम रखना चाहिए। दरअसल इसकी मांग जदयू नेता की तरफ से शुरू हो गई है। जेडीयू नेता वेदानंद विकल ने एक सोशल मीडिया पर पोस्ट करके सीएम नीतीश कुमार से मांग की है। उन्होंने पोस्ट में लिखा है कि बदले राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में बिहार को एक युवा नेतृत्व की जरूरत है। निशांत कुमार में ये सभी गुण मौजूद हैं। वहीं पर जदयू के एक अन्य नेता ने कहा कि निशांत को धन या फिर पद का लालच नहीं है। हालांकि निशांत की राजनीति में दिलचस्पी भी है या नहीं, यह खुल करके सामने नहीं आई है। लेकिन कुछ मौके पर वे अपने पिता की तारीफ करते हुए नजर आते हैं। लोकसभा चुनाव में कम वोट मिलने से नाराज बिहार के जेडीयू सांसद देवेश चंद्र ठाकुर ने यादव और मुसलमानों को लेकर के विवादित बयान देते हुए कहा कि वे इन लोगों के लिए कोई भी काम नहीं करेंगे। उनके इस बयान से बिहार में राजनीति शुरू हो गई है। अब इसी बात को लेकर के पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव भड़क गए हैं। आपको बता दें कि पप्पू यादव ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा कि सीतामढ़ी लोकसभा क्षेत्र के मुस्लिम, कुशवाहा, यादव, दलित, पिछड़े, अति पिछड़े, वैश्य, सवर्ण सभी समुदाय के मतदाताओं को मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपने भले नकारा सांसद चुना है, पर आपकी सेवा को मैं सदैव तत्पर रहूंगा। सेवा, मदद, न्याय और विकास की राजनीति में कोई भी भेदभाव नहीं है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड के सांसद देवेश चंद्र ठाकुर ने कहा कि मेरे पास मुस्लिम समाज के एक शख्स कुछ काम करने आए थे, लेकिन हमने उनको स्पष्ट तौर पर कह दिया कि आपने वोट नहीं दिया, वोट लालटन को दिया, तो फिर आखिर मैं आपका काम कैसे कर सकता हूं, मैं आपका काम नहीं करूंगा। इसी को लेकर के पप्पू यादव ने बताया है कि देवेश चंद्र ठाकुर का ये बयान बेहद ही निंदनीय पूर्वक है। दोस्तों, बागेश्वर बाबा के नाम से जाने जाने वाले बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री फिर से बिहार आ रहे हैं। इस बार बागेश्वर बाबा पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा बिहार के गया जिले में होगी। इसको लेकर के तैयारियां शुरू कर दी गई है। इस कथा का आयोजन बागेश्वर धाम की तरफ से किया जाएगा। जानकारी के अनुसार बिहार के गया जिला में पितृपक्ष के दौरान 26 सितंबर से 2 अक्टूबर तक बागेश्वर पीठ के भक्तों की ओर से पितृ शांति, पितृ तर्पण, त्रिपंडी श्राद्ध किया जाएगा। गया में पितृपक्ष के दौरान पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री 3 दिवसीय कथा करेंगे। आपको बता दो कि इससे पहले पिछले साल पितृपक्ष के दौरान पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री गया जेल में होने वाली थी, लेकिन जिला प्रशासन से अनुमति नहीं मिलने के कारण वे सार्वजनिक रूप से कथा नहीं कर पाए थे। दोस्तों, देवेश चंद्र के यादव मुस्लिम पर दिए गए बयान को लेकर के बिहार की सियासत में उबाल आ गया है। पहले जदयू में मतभेद दिखे और अब बीजेपी ने भी इशारों में नसीहत दे डाली। जब भाजपा ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री डॉक्टर निखिल आनंद ने बिना किसी का नाम लिए बगैर कहा कि राजनीतिक में जातिगत दुर्भाग्य भावना वाली कुंठा अभिव्यक्ति शर्मनाक और निंदनीय है। निखिल आनंद ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि भाजपा सर्व समाज की पार्टी है और फिर सभी समाज का वोट समर्थन लेने और फिर सभी का काम करने में विश्वास रखती है। बिहार में 14% आबादी वाली यादव समाज की अपेक्षा करके आए और फिर हाशिए पर धकेलने का प्रयास किसी भी पार्टी या फिर बिहार का भला नहीं हो सकता है। आज केंद्र सरकार में ओबीसी समाज के 27 मंत्री हैं, वहीं यादव समाज के 4 मंत्री हैं, जो कि नरेंद्र मोदी जी की सामाजिक समरता की राजनीति के संकल्प को साबित करता है। निखिल आनंद ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीति
सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास वाली है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार की योजनाओं का लाभ सभी समाज के लोगों तक पहुंचाना है और जाति धर्म की भावना से परे सभी समाज के लोगों ने केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ उठाया है। दोस्तों, बिहार के पूर्णिया जिले के रुपौली विधानसभा सीट पर होने जा रहे उपचुनाव पर एक बार फिर से पप्पू यादव आरजेडी और कांग्रेस के बीच आ गए हैं, क्योंकि वे यहां से सांसद हैं और ये सीट उनके लोकसभा क्षेत्र में भी आती है। जब पप्पू यादव चाहते हैं कि इस सीट से कांग्रेस का प्रत्याशी चुनाव लड़े, जबकि आरजेडी और सीपीआई माले यहां से अपना प्रत्याशी उतारना चाहते हैं, जबकि जेडीयू ने यहां से कलाधर मंडल को प्रत्याशी बनाया है। आपको बता दो कि इस सीट से बीमा भारती विधायक थी, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले जेडीयू से इस्तीफे देकर के वे आरजेडी में शामिल हो गई थी। आरजेडी ने उन्हें पूर्णिया संसदीय सीट से प्रत्याशी घोषित कर दिया था। दोस्तों, बिहार के हाजीपुर में बीते दिनों सीतामढ़ी के सांसद देवेश चंद्र ठाकुर ने मुसलमान, यादव और कुशवाहा जाति को लेकर के विवादित बयान दिया था। अब आरजेडी नेता केदार यादव ने अपने समर्थकों के साथ भगवानपुर में एक गांव में पोस्टर लगा करके जदयू सांसद देवेश चंद्र ठाकुर को चेतावनी देते हुए विरोध प्रदर्शन किया है। जब गांव के लोगों का आक्रोश है कि वे सभी पोस्टर लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं, जब उनकी एंट्री बैन कर दी गई है। राजद नेता ने गांव में पोस्टर लगा करके कहा कि यह गांव यादव, मुसलमान और कुशवाहा का है, जहां सांसद देवेश चंद्र ठाकुर यहां से सड़क नहीं ले जाएं। आरजेडी नेता केदार यादव 2 दिनों से सांसद देवेश चंद्र ठाकुर द्वारा किए गए विवादित बयान का विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आज राजद नेता केदार यादव ने अपने समर्थकों के साथ NH-22 किनारे यानी कि NH-22 किनारे सांसद देवेश चंद्र ठाकुर के खिलाफ पोस्टर लेकर के विरोध मार्च निकाला और विरोध करते हुए गांव में पोस्टर भी लगाया, जहां सांसद को चेतावनी देते हुए कहा कि ये गांव यादव, मुसलमान और कुशवाहा का है, इस गांव में सड़क से नहीं जाएं। वहीं पर सांसद से इस्तीफे की भी मांग की है। आपको बता दें कि बीते दिनों सीतामढ़ी सांसद देवेश चंद्र ठाकुर ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा था कि अपने राजनीतिक जीवन के 70 साल में सबसे ज़्यादा काम मुसलमान और यादव के लिए किया है, लेकिन यादव मुसलमान का 2% भी वोट नहीं मिला। जब सांसद ने कहा कि यादव मुसलमान आए लेकिन उनका काम नहीं करूँगा। उन्होंने कहा कि मेरे घर चाय पिए, मिठाई खाएँ, काम की बात करेंगे तो फिर हाथ जोड़ लेंगे, काम नहीं करेंगे। दोस्तों, पूरा राजद खेमा इन दिनों अपराध के मुद्दे को लेकर के नीतीश सरकार पर हमलावर हैं। जब पहले बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बिहार के लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़ा किए थे, अब बिहार में बढ़ते आपराधिक घटनाओं को लेकर के राजद के अन्य नेता भी सरकार पर लगातार आक्रामक है। जहां आरजेडी ने राज्य में बढ़ते अपराध का ठिकरा राज्य सरकार पर फोड़ा है। इससे आने वाले विधानसभा चुनाव में जदयू के साथ साथ भाजपा की मुश्किलें बढ़ सकती है। जहां आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने कहा कि राज्य में यानी कि बिहार में नीतीश सरकार का इकबाल समाप्त हो चुका है और उन्होंने कहा कि बिहार में आज कोई भी सुरक्षित नहीं है। जब परिवार का कोई सदस्य घर से बाहर जाता है तो परिवार के प्राण सांसद में तब तक रहते हैं जब तक कोई व्यक्ति घर लौट नहीं आता। आरजेडी प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने मुजफ्फरपुर में महिलाओं के साथ हुई बर्बरतापूर्ण घटनाओं का हवाला देते हुए कहा कि आज जदयू भाजपा की सरकार में मां, बहन, बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। बालिका गृह कांड से भी सरकार ने कोई भी सबक नहीं लिया। उन्होंने कहा कि पूरे बिहार में भाजपा की मनमानी चल रही है। उन्होंने कहा कि कोई दिन ऐसा नहीं बीतता जब बिहार के किसी न किसी क्षेत्र से लोगों की जान नहीं जा रही हो, जब गोलीबारी की घटना नहीं आ रही हो। शासन प्रशासन के नाक के नीचे आपराधिक वारदात हो रही है, पर किसी भी घटना से सरकार पर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। किसी भी राज्य के लिए ये दुखद स्थिति है। उन्होंने कहा कि बिहार को आपराधिक वारदात, महिला अत्याचार, रिश्वतखोरी, बेलगाम प्रशासन से मुक्त कराना है तो पहले भाजपा से मुक्ति जरूरी है। दोस्तों, लोकसभा चुनाव में किसी भी पार्टी को बहुमत हासिल नहीं हुआ। एनडीए की तो सरकार बन गई, लेकिन खंडित जनादेश की स्थिति में स्पीकर की भूमिका बेहद अहम होती है। जब बीजेपी और फिर उसके घटक दलों, खास करके टीडीपी में इस पद को लेकर के कशमकश जारी है। जब भाजपा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार तीसरी बार एनडीए की सरकार भले ही बन गई हो, मंत्रियों के विभाग भी बढ़ गए हो, लेकिन स्पीकर के पद को लेकर के एनडीए के घटक दलों में खींचतान जारी है। जहां खास करके संख्या बल के हिसाब से एनडीए में दूसरा सबसे बड़ा घटक दल टीडीपी इस पद को लेने के लिए पूरा दबाव बनाए हुए हैं। जब संसद का पहला सत्र 24 जून से शुरू होने वाला है। 8 दिन तक चलने वाले इस सत्र में 26 जून को अध्यक्ष का चुनाव होगा। जब चुनाव से पहले इस पद को लेकर के चर्चाएं न सिर्फ एनडीए के घटक दलों के बीच चल रही है, बल्कि विपक्ष भी इस बात पर जोर दे रहा है कि ये पद एनडीए के घटक दलों के पास ही जाना चाहिए, ना कि बीजेपी के। जहाँ मोदी के सामने गठबंधन
सरकार चलाने की क्या चुनौतियां होगी। बीजेपी के लिए सहयोगी दलों की अनदेखी आसान नहीं है, क्योंकि पिछले 2 चुनाव में बीजेपी को अकेले ही पूर्ण बहुमत हासिल हुआ था। इसलिए इस पद के लिए घटक दल ना तो दबाव बनाने की स्थिति में थे और ना ही बीजेपी ने ये पद उन्हें दिया ही। लेकिन लोकसभा चुनाव 2024 में बहुमत से 31 सीट पीछे रह गई। बीजेपी के लिए घटक दलों को नजरअंदाज कर पाना आसान नहीं है, वे भी दूसरे सबसे बड़े घटक दल टीडीपी को, जिसके पास लोकसभा में 16 सांसद है। हालांकि एनडीए के तीसरे सबसे बड़े घटक दल जेडीयू ने स्पष्ट कर दिया है कि वे किसी भी फैसले को स्वीकार करेगी, लेकिन आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी के रुख को देखते हुए ऐसा नहीं लग रहा है कि वे भी जेडीयू की तरह मान जाएंगी। दोस्तों, आरजेडी नेत्री और पूर्व विधायक बीमा भारती के पटना के आवास पर पुलिस ने दबिश डाली है, जब पुलिस ने छापेमारी की है। मंगलवार को बीमा भारती के आवास पर पहुंची। मिल रही जानकारी के अनुसार एक मामले में बयान दर्ज करने के लिए पुलिस राजधानी पटना के सचिवालय थाना क्षेत्र में बीमा भारती के आवास पर पहुंची है। वहीं पर आवास में बिना सूचना दिए ही पुलिस के घुसने पर बीमा भारती भड़क गई और फिर उन्होंने इस तरीके के बिना महिला पुलिसकर्मियों को साथ लिए सरकारी आवास में घुसने का विरोध किया। हालांकि पुलिस खाली हाथ वापस लौटी। जहां सामने आई वीडियो में ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि पुलिस बीमा भारती के बेटे को खोज रही थी और थाना पर भेज देने की बात कह करके वापस लौट गई। जहां बीमा भारती एक बार फिर से सुर्खियों में है। दरअसल बुधवार को पूर्णिया जिले की पुलिस उनके पटना स्थित आवास पर पहुंच गई। जब पुलिस की टीम बीमा भारती के आवास पर प्रवेश कर गई तो फिर इसको लेकर के राजद नेत्री पूर्व विधायक बीमा भारती भड़क गई। उन्होंने इस कार्रवाई का विरोध किया और एक महिला के घर में बिना महिला पुलिस के पहुंचने का विरोध जताया। सरकारी विभागों में करीब 5.5 लाख पद खाली होने की जानकारी सामने आने के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कटाक्ष करते हुए कहा कि पहले तो सरकार मानती ही नहीं थी कि विभागों में पद खाली है, जब हमने सरकार को सरकारी विभागों में नौकरी देने का तरीका बताया। असल में राज्य सरकार ने लोकसभा चुनाव की आचार संहिता समाप्त होने के बाद विभागों के खाली पड़े पदों की जानकारी मांगी थी। विभागों ने सरकार की ओर से जो ब्यौरा दिया है उसके अनुसार सरकारी विभागों में फिलहाल 4,72,000 से अधिक पद खाली हैं। उन्होंने कहा कि उम्मीद की जा रही है कि इन पदों पर जल्द ही नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू होगी। यह सरकार की इस पहल को लेकर के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि हमने पहले 17 महीने की अल्प कार्यकाल में 5 लाख से अधिक नौकरियां दी। उन्होंने कहा कि 3 लाख नौकरियां प्रक्रियाधीन कराई। जब तीसरे चरण में 1 लाख शिक्षकों की नियुक्ति परीक्षा पेपर लीक होने की वजह से रद्द हो गई। जब उन्होंने कहा कि पहले मुख्यमंत्री कहते थे कि 10 लाख नौकरियां देना असंभव है। तेजस्वी यादव ने कहा कि जब हमारे साथ सरकार में आकर के बैठे तो फिर हमने वैज्ञानिक तरीके से मुख्यमंत्री समेत अधिकारियों को समझाया कि कैसी 10 लाख नौकरियां दी जा सकती है। इससे पहले तक तो फिर ये मानने को तैयार नहीं थे कि बिहार में लाखों पद खाली हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि हमारी सकारात्मक राजनीति का परिणाम हमेशा सकारात्मक ही मिलेगा। जिन लाखों युवक युवतियों को नौकरियां मिलेगी उन पर हमारी मुद्दे आधारित राजनीति का जीवन भर प्रभाव रहेगा। दोस्तों, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने 2024 के लोकसभा चुनाव के परिणामों को भारतीय राजनीति में एक विशाल बदलाव बताया है और दावा किया है कि मोदी सरकार बहुमत हासिल करने में फेल रहने के बाद अस्तित्व बनाए रखने के लिए संघर्ष करेगी। एक इंटरव्यू में राहुल गांधी ने कहा कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में जगह खाली हो गई है। जब भारतीय राजनीति में एक बड़ा बदलाव आया है। जनसंख्या इतनी कम है कि ये बहुत नाजुक है और छोटी सी गड़बड़ी सरकार को गिरा सकती है। आपको बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्षी गठबंधन इंडिया ने 543 में से 234 सीट जीत करके अनुमानों को गलत साबित कर दिया। हालांकि भाजपा ने अकेले 240 सीटें जीती, जो पूरे विपक्षी गठबंधन से अधिक है, लेकिन वे अपने बल पर बहुमत पाने में नाकाम रही। भाजपा को उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा झटका लगा, जहां मुस्लिम यादव गठजोड़ ने एक तरफा सपा कांग्रेस के लिए वोट किया। यह कांग्रेस ने भी 99 सीट जीत करके 15 साल में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। दोस्तों, बिहार में नीट पेपर लीक और सरकारी नौकरियों को लेकर के आयोजित भर्ती परीक्षा में पेपर लीक की घटनाओं में शामिल लोगों की अब शामत आने वाली है। जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नीट पेपर लीक मामले सामने आने के बाद बड़ा ऐलान कर दिया है। जब बिहार की राजधानी पटना में अनुग्रह नारायण सिंह की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में लोगों को संबोधित करते हुए सीएम नीतीश कुमार ने पेपर लीक के खिलाफ नया और सख्त कानून बनाने की घोषणा की है। जब उनके इस नए ऐलान के बाद पेपर लीक कराने वाले सख्ते में सीएम नीतीश कुमार के इस रुख से साफ हो गया है कि वहां पर पेपर लीक करने वालों की अब खैर नहीं है। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भर्ती के लिए आयोजित परीक्षाओं में
पूर्ण पारदर्शिता बनाए रखने और फिर परीक्षा में किसी प्रकार की अनियमितता और प्रश्न पत्र लीक न हो, इसको लेकर के एक सशक्त कानून बनाने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि इससे संबंधित प्रस्ताव आगामी विधानसभा चुनाव के सत्र में लाया जाएगा। जब बिहार बीजेपी के नेता और उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने इस मामले पर कहा कि सरकार आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी या इस मामले में किसी को भी कोई भी छूट नहीं दी जाएगी। वहीं पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि प्रश्न पत्र लीक मामले को लेकर के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में कानून बनाने का काम चल रहा है। यह नीट एग्जाम 2024 में पेपर लीक मामले में इकोनॉमिक अफेंस यूनिट पटना ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कई आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पेपर लीक मामले की जांच कर रही ईओयू ने उन परीक्षार्थियों और फिर उनके अभिभावकों के साथ पूछताछ के लिए कार्यालय बुलाया था, जो कि 5 मई को संपन्न नीट एग्जाम में शामिल हुए थे। आपको बता दूं कि नीट पेपर लीक को लेकर के देश भर में भी नाराजगी जारी है। दोस्तों, बिहार में एक तरफ नीतीश कुमार की सरकार लाखों नौकरियां देने की बात कर रही है, वहीं पर दूसरी तरफ शिक्षा विभाग से राजस्व विभाग में ट्रांसफर किए गए के पाठक की ज्वाइनिंग से पहले ही एक साथ संविदा पर बहाल किए गए 550 विशेष सर्वेक्षण अमीनों को राजस्व विभाग ने नियुक्ति मुक्त कर दिया है। जी हाँ, जबकि खुद विभाग के मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने यह स्वीकार किया है कि ब्लॉक स्तर पर काम करने के लिए अमीनों की भारी कमी है। दूसरी तरफ नौकरी से हटाए जाने के बाद इसको लेकर के अमीनों में नाराजगी बढ़ गई है। मंगलवार की सुबह अमीन अमानत संघ के बैनर तले संविदा कर्मी सड़क पर उतर गए। यह सरकार और फिर राजस्व विभाग से दो हाथ करने की तैयारी में है। पटना में विरोध करने आए अमीनों ने बताया है कि सरकार सर्वेक्षण कार्य पूरा नहीं हुआ है, इसके बावजूद भी पद से हटा दिया जा रहा है। या इस तरह सर्वेक्षण के लिए अमीन की बहाली की बात की जा रही है। दूसरी ओर पहले से जो बहाल हुए हैं उन्हीं को नौकरी से हटाया जा रहा है। इन अमीनों ने बताया है कि 4 वर्ष से बिहार के सभी जिलों में जो बंदोबस्त कार्यालय हैं वहां पर सेवा देते आ रहे हैं। या 13 जून को सभी जिला के डीएम को राजस्व विभाग ने पत्र जारी करके कहा कि लोगों से अब सेवा नहीं ली जाएगी। अब इस परिस्थिति में हमारे पास क्या विकल्प है, यह सरकार बताएं और राजस्व विभाग बताएं। दोस्तों, बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने नेता प्रतिपक्ष और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला बोला है। विजय सिन्हा ने कहा है कि तेजस्वी यादव जनादेश लेकर कभी भी सीएम नहीं बनेंगे। उन्होंने कहा है कि तेजस्वी हर दिन चोर दरवाजे से घुसने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कभी वे पकड़े जाते हैं तो कभी उन्हें ठेल दिया जाता है। विजय सिन्हा ने आगे कहा है कि जनादेश एनडीए के पक्ष में गया है। जब लोकसभा चुनाव में मात्र 19 सीट पर ही राजद के लोग बरत पाए। दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तबीयत इन दिनों खराब चल रही है। नीतीश कुमार बीते दिन इलाज के लिए मेदांता अस्पताल में गए थे। वहीं पर आज सीएम नीतीश कुमार से मिलने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी उनके आवास पर पहुंचे। बताया जा रहा है कि जीतन राम मांझी नीतीश कुमार की हालचाल जानने के लिए सीएम आवास पहुंचे। आपको बता दूं कि केंद्रीय मंत्री बनने के बाद पहली बार हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के सेक्युलर संस्थापक जीतन राम मांझी पटना पहुंचे। वहीं पर उन्होंने मंत्री बनने के बाद पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की। यह दोनों की मुलाकात के बाद सियासी गलियारों में चर्चा तेज हो गई है। दोस्तों, बिहार की एकलौती और फिर उत्तर प्रदेश और नेपाल की सीमा पर स्थित वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के बीचों बीच स्थित गंडक नदी में रह रहे करीब 600 घड़ियालों ने वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के साथ साथ गंडक नदी की खूबसूरती में 4 चांद लगा रहे हैं। वन विभाग और वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अधिकारियों के करीब 10 वर्षों से गंडक तट पर उनके संरक्षण के लिए चल रही कोशिश रंग लाना शुरू कर दिया है। या इस वर्ष गंडक नदी के किनारे घड़ियाल के लिए बनाए गए अलग अलग बसेरों में अंडे फोड़ करके 160 शिशु घड़ियाल बाहर आ चुकी हैं। जब विश्व मगरमच्छ दिवस के अवसर पर वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया, वन विभाग और फिर स्थानीय प्रशिक्षण ग्रामीणों के सहयोग से गंडक नदी में इन 160 घड़ियालों के बच्चे को छोड़ा गया है। जब बीते 3 माह से गंडक नदी किनारे 6 जगहों पर घड़ियाल के अंडों का संरक्षण किया जा रहा था। वर्ल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया प्रमुख सुब्रत बहेरा ने बताया है कि इस साल बगहा के धनहा रतवल पुल के समीप घड़ियाल के अंडों के 5 घोंसले पाए गए थे, जिनमें से 4 घोंसलों में से 127 बच्चों का प्रजनन किया गया था। भाजपा के अध्यक्ष नारायण सिंह फिर से बिहार विधान परिषद के सभापति होंगे। ये उनका तीसरा कार्यकाल होगा। सभापति देवेश चंद्र ठाकुर के सांसद चुने जाने के कारण ये पद खाली है। यह ठाकुर ने 14 जून को सभापति पद से त्याग पत्र दिया था। जब परिषद के उप सभापति का पद जदयू के प्रोफेसर राम वचन राय को दिया जा रहा है। यह सूत्रों ने बताया है कि मुख्यमंत्री एवं जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार ने एनडीए के सहयोगी दल से विचार विमर्श के बाद इन दोनों नामों पर अपनी सहमति दे दी है। प्रोफेसर राय पहली बार विधान परिषद के उप सभापति होंगे। बॉलीवुड में हीरो बनकर के काम कर चुके चिराग पासवान को बिहार के होनहार युवाओं में गिना जाता है।
आपको बता दूं कि चिराग पासवान बॉलीवुड में फिल्म कर चुकी हैं। जी हाँ, कंगना रनौत उनकी हीरोइन रह चुकी है और साथ ही साथ श्वेता तिवारी भी उनकी हीरोइन रह चुकी है। जी हाँ, फिल्म में हीरो के रोल निभा चुके चिराग पासवान बिहार की राजनीति में काफ़ी ज़्यादा उभरे हैं। आपको बता दूं कि चिराग पासवान साल 2011 में कंगना रनौत के साथ मिले ना मिले हम फिल्म से अपनी एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी, जो बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरीके से फ्लॉप हुई थी। इसी के साथ उनका एक्टिंग करियर भी खत्म सा हो गया था। आपको बता दूं कि चिराग पासवान की उम्र 41 साल है। 41 साल के चिराग पासवान की पॉपुलैरिटी राजनीति के साथ साथ महिला फैंस के बीच भी काफ़ी ज़्यादा है। जब लोगों के माने तो चिराग पासवान काफ़ी हैंडसम और फिर स्मार्ट लीडर है। जब चिराग पासवान के दमदार राजनीतिक करियर के साथ साथ महिलाएं उनके लुक की भी दीवानगी है। आपको ये भी बता दूं कि चिराग पासवान का नाम अब तक 2 महिलाओं के साथ जुड़ चुका है। हालांकि इस बारे में कोई भी आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार हाल ही में विराट कोहली, दीपिका पादुकोण और फिर सानिया मिर्जा के साथ चिराग पासवान को देश की सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाले 8 युवा शख्सियतों में शामिल किया गया है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया गया है कि दिल्ली में पढ़ाई के दौरान चिराग पासवान अपनी एक क्लासमेट रंजना सिन्हा को पसंद करने लगे थे। हालांकि इस बारे में कोई भी पुख्ता बात सामने नहीं आई है, लेकिन कई चर्चाओं में रंजना को चिराग पासवान की गर्लफ्रेंड बताया गया है। कहा जाता है कि एक समय पर दोनों रिलेशनशिप में थे। इसके बाद चिराग पासवान का नाम बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत के साथ जुड़ने लगा था। जब दोनों ने साल 2011 में रिलीज हुई फिल्म मिले ना मिले हम में एक साथ काम किया था। हालांकि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरीके से पिट गई, फ्लॉप हो गई थी, लेकिन लोग इस जोड़ी की चर्चा करने लगे थे। कई रिपोर्ट्स में कहा गया था कि फिल्म की शूटिंग के समय कंगना रनौत और चिराग पासवान एक दूसरे के करीब आने लगे थे। दोनों को एक साथ कई बार क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हुए देखा गया था। वहीं पर दोनों एम्स्टर्डम में घूमते हुए भी देखे गए थे। सिर्फ इतना ही नहीं, चिराग पासवान कई बार अपनी खास दोस्त कंगना रनौत को अपने माता पिता से भी मिलवा चुके हैं। बिहार में रहने वाले लोगों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक मानसून बिहार बंगाल की सीमा पर पहुंच गया है। ये 19 जून यानी कि आज और कल 20 जून को बंगाल बिहार के पूर्वी इलाकों को कवर कर लेगा, जिसके बाद बिहार के लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। खबर के अनुसार मौसम विभाग ने आज 19 जून को बिहार के 13 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। जहाँ इन जिलों के कुछ स्थान पर हल्की तो कुछ स्थान पर मध्यम स्तर की बारिश हो सकती है। साथ ही साथ हवाएं भी चल सकती है। आपको बता दें कि बिहार के मधुबनी, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, शिवहर, दरभंगा, मधेपुरा, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, सहरसा में बारिश होने के आसार हैं। जहाँ इन जिलों में बादलों का आना जाना भी जारी रहेगा और तापमान में गिरावट आएगी। मौसम वैज्ञानिकों के माने तो इस साल बिहार में अच्छी बारिश होने के आसार हैं, जो कि धान की खेती के लिए उत्तम माना जा रहा है। कृषि वैज्ञानिकों का कहना है कि अच्छी बारिश से इस साल बिहार में धान का पैदावार ठीक होने की उम्मीद की जा रही है। दोस्तों, यूपी की ज्योति मौर्या जैसा मामला एक बार फिर से बिहार में देखने को मिला है। दरअसल बिहार के बेगूसराय जिले में पत्नी ने सरकारी नौकरी लगते ही पति के साथ बेवफाई करते हुए उसके साथ रहने से मना कर दिया। बताया जा रहा है कि बिहार पुलिस में कांस्टेबल के पद पर रोशनी कुमारी ने सेवा शुरू करने के साथ मजदूर पति को छोड़ करके अलग रहने का फैसला कर लिया। जब रोशनी कुमारी की सरकारी नौकरी लग गई है, अब वो अपने पति मजदूर पति को छोड़ देने को तैयार हैं। जहां अब अकेले रहना चाहती है, अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती है। ये पूरा मामला बिहार के बेगूसराय जिला के बखरी थाना क्षेत्र की ढरहा पंचायत से जुड़ा हुआ है, जहां पर ढरहा पंचायत निवासी विजय कुमार की शादी साल 2013 में साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र की रहने वाली रोशनी कुमारी से हुई थी। विजय कुमार मजदूरी का काम करता है, लेकिन रोशनी कुमारी की पढ़ने की इच्छा थी। जब पत्नी की इच्छा पूरी करने के लिए विजय कुमार ने कड़ी मेहनत की और मेहनत मजदूरी करके पत्नी को आगे बढ़ाया, पढ़ाया। जब बाद में रोशनी कुमारी ने बिहार पुलिस की परीक्षा पास कर ली और अब उसकी ज्वाइनिंग भी हो गई है। लेकिन जैसे ही बिहार पुलिस में कांस्टेबल के पद पर रोशनी कुमारी ने सेवा शुरू की, उसने अपने पति के साथ रहने से ही मना कर दिया। अब रोशनी कुमारी के परिवार वाले विजय कुमार एवं उसके परिवार पर शादी के वक्त हुए खर्च वापस करने का दबाव बना रहे हैं। वहीं पर विजय कुमार एवं उसके परिवार के लोगों ने बताया है कि वे रोशनी कुमारी को अपने परिवार का सदस्य मानते हैं और उसे रखने के लिए तैयार हैं। ससुराल वालों पर रोशनी कुमारी के मायके वालों के द्वारा जबरन दबाव बनाया जा रहा है और तलाक की मांग की जा रही है। जब पिछले दिनों रोशनी कुमारी के परिवार वाले विजय कुमार के घर ढरहा पहुँच गए और परिवार के लोगों को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया।
किया, लेकिन ग्रामीण जमा हो गए और फिर तकरीबन कई घंटे हाई वोल्टेज ड्रामा होता रहा, जिसके बाद रोशनी कुमारी के परिवार वाले बेरंग वापस लौट गए। अब भी रोशनी कुमारी के मायके वालों के द्वारा तलाक के दबाव बनाया जा रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस मामले में अगला पड़ाव क्या होगा। लेकिन इस घटना के सामने आने के बाद लोग ज्योति मौर्य केस से इसके जोड़ करके देख रहे हैं और तरह तरह की बातें कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं। आपका इसके बारे में क्या कहना है, आप भी कमेंट करके बताइए कि आप इसको क्या सलाह देंगे, क्या सुझाव देंगे। दोस्तों, मुजफ्फरपुर में नौकरियों का झांसा देकर के लड़कियों के साथ गलत काम करने का मामला सामने आने के बाद बिहार में इस पर सियासत तेज हो गई है। आरजेडी ने इसको लेकर के सत्ताधारी नेताओं पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने सरकार में शामिल दल के कुछ नेताओं पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि बिहार में यह हमेशा होता आ रहा है, जब कुछ नेता लड़कियां सप्लाई करते हैं और फिर लड़कियों की सप्लाई करके कभी भी सांसद बन जाते हैं तो कभी मंत्री बन जाते हैं। आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा कि यह हमेशा होता रहेगा। हमारे यहाँ ऐसे कुछ राजनीतिक लोग हैं जो सप्लायर का काम करते हैं और फिर लड़कियों की सप्लाई करके कभी सांसद बन जाते हैं तो कभी बिहार के मंत्री बन जाते हैं। उनका काम ही लड़कियों की सप्लाई करना और फिर उन्हें के इशारों पर इस तरीके का काम होता है। उन्होंने कहा कि फर्जी कंपनी वही लोग बनाते हैं जो राज्यसभा जाते हैं और बिहार में मंत्री बन जाते हैं। जब बिहार की राजनीति में कुछ ऐसे लोग हैं जिनका कोई ईमान ही नहीं है, लेकिन बिहार की सरकार ऐसे लोगों को राज्यसभा और फिर विधान परिषद भेजती है और बिहार में मंत्री बना देती है। ऐसे लोगों के खिलाफ जब शिकंजा कसेगा तो फिर वह बताएगा कि कैसे क्या हो रहा है। आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर में एक फर्जी कंपनी बनाकर के नौकरी का झांसा देकर के लड़कियों को बुलाया जाता था और उन्हें बंधक बनाकर के उनके साथ गलत काम किया जाता था। मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड के बाद जिले में इस तरीके की घटना सामने आने के बाद हरकंप मच गया था। विपक्ष इसे मुद्दा बना करके सरकार पर हमलावर हो गया है और सत्ता में बैठे कुछ नेताओं पर लड़कियों की सप्लाई करने का आरोप लगा रहे हैं। आरजेडी नेता का इशारा किसके तरफ था ये तो वही जाने, लेकिन उनके बयान से बिहार की सियासत जरूर गर्म होने वाली है। आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।